वैसे गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो मोदी जी का लेक्चर आप लोगों ने सुन लिया होगा अनलॉकडाउन 2 का। तो उनके द्वारा बोला गया है कि मौसम जो है देखिए आगे आने वाले बारिश का मौसम है, तो खांसी नजला जुकाम जो है वो बड़ी फ्रीक्वेंटली आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसी के चलते ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपना ध्यान अब आप लोगों को और ज्यादा रखना है, क्योंकि इस मौसम में हो सकता है कि चीजें और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आए। हमारी कंट्री में आज के डेट में जो केस हैं वो 20,000 तक भी पहुंच रहे हैं और वर्ल्ड में चौथे नंबर पर है सबसे ज्यादा अगर नंबर ऑफ केसेस के बारे में बात करें। तो इसलिए थोड़ा सा आगे और ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये आप लोगों का बहुत बड़ा रोल रहेगा, इसमें चीजों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इसी के चलते ये एक तरीके से अच्छी सोसाइटी हम लोग बना पाएंगे और अपनी फैमिली का तो कम से कम आप लोग एक रेस्पॉन्सिबल एक घर का बच्चा बनना है कि हाँ कम से कम फैमिली का ध्यान रखना है। ठीक है, आइए सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रियनिज्म के बारे में। तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे और फिर आगे हमारा क्विज होगा, फिर आगे आज की न्यूज होगी, उसके बाद में फिर वीडियो के एंड में क्विज होगा। उससे ये पता चलेगा ये लेक्चर आप लोगों ने कितने अच्छे से सुना है। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये डे है आप लोगों के सामने, यहां पर बात की जा रही है इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रिज्म। तो यहां पर ये जो इंटरनेशनल लेवल पर जो पार्लियामेंट्रिज्म है उसके सेलिब्रेशन के बारे में बात की जा रही है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है आज की डेट में अगर आप लोग देखें पेंडेमिक के चलते हर एक लेवल पर कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो 30 जून को यहां पर फोकस दिया जाता है कि जो भी पार्लियामेंटेरियन है वो यहां पर इन सब चीजों को ऊपर ध्यान देकर चले। जो यहां बेसिकली पेंडेमिक के बारे में अब की बार जो फोकस थीम एरिया रखा गया है यहां पर इसका है पार्लियामेंट। जो यहां पर पार्लियामेंट्स हैं इन ए टाइम ऑफ पेंडेमिक, यानी कि जो पार्लियामेंट्स है वो पेंडेमिक के टाइम में किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करेगी। तो थीम रखी गई है पार्लियामेंट्स इन ए टाइम ऑफ पेंडेमिक। तो इस तरीके से थीम जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यूएन नेशनल जनरल असेंबली के द्वारा जो रिजोल्यूशन रिकॉग्नाइज किया गया रोल ऑफ पार्लियामेंट इन नेशनल प्लान। जैसे हमारी कंट्री में अपनी संसद के बारे में आप लोगों को बताया, तो हमारे जो सांसद होते हैं जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग एमपी या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, तो उनका रोल जो है वो बढ़ जाता है। वो एक अलग बात है कि उस तरीके से रोल प्ले नहीं किया गया जितना एक्सपेक्टेशन यहां पर लगाई जा रही थी हमारे यहां पर सांसद के द्वारा ड्यूरिंग पेंडेमिक, क्योंकि कई सारी ऐसी पर्सनैलिटी थी जो सामने निकल कर आई, पर लेकिन कहीं से भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे नेता ढंग से सामने निकल कर आए हो। जैसे सोनू सूद जी का उदाहरण आप लोगों ने देखा, कितने सारे जो वर्कर्स थे उनको घर पे पहुंचाया गया, तो उस एरिया के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो बिल्कुल शांत बैठे रहे। तो इस तरीके से कई सारी सिचुएशन यहां पर देखने को मिली। तो नेशनल प्लान जो है यहां पर स्ट्रेटजी और इसी के साथ में इंश्योर करना ग्रेट ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। तो नेशनल और इसी के साथ में ग्लोबल लेवल पर भी ये इंपैक्ट डालता हुआ नजर आता है। जो डेट है यहां पर ये 1889 से लेकर यहां पर है ये इंटर पार्लियामेंट्री जो यूनियन है जिसको आईपीयू आप लोग बोलते हैं, इसके द्वारा यहां पर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट जो है यहां पर ये स्टेब्लिश किया गया। आईपीयू जो है परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस है यूनियन जनरल असेंबली के अंदर, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा और स्विट्जरलैंड के अंदर में है। तो डे बेसिकली यहां पर ये बताते हैं कि जो किस तरीके से जो बेसिकली डे बाय डे जो लोगों की लाइफ है उसको आप लोग इंप्रूव कर सकते हैं और सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया के, उनका बेसिक पर्पज यही रहता है कि उनके एरिया में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले वो सामने निकल कर आए। तो यह है इससे रिलेटेड डे जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। क्विज है आप लोगों के सामने, इसको अटेम्प्ट कीजिए, इसके बाद में मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा। एक एक कर क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहले बात की जा रही है स्टैटिस्टिक डे के बारे में। ये हमारी कंट्री में 29 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। जो बर्थ एनिवर्सरी है ये है यहाँ पर पीसी महालनोबिस। तो इस बार की थीम क्या है ये आप लोगों को बतानी है। रथ यात्रा है जो हिंदू फेस्टिवल है यहाँ पर जो एसोसिएटेड है लॉर्ड जगन्नाथ से, ये कहां पर देखने को मिलते हैं। तो ये जो रथ यात्रा रहती है पहले जो मेन मंदिर है वहां से निकाल के दूसरे मंदिर में लेकर जाते हैं, फिर वहां से रिटर्न लेकर आते हैं। तो ये रिटर्न रथ यात्रा को किस नाम से पुकारा जाता है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। यूनियन कैबिनेट के बारे में बात करें तो उनके द्वारा अभी यहां पर इंटरेस्ट सबवेंशन 2% की बात की गई 12 मंथ के लिए। तो ये शिशु जो लोन दिया जाता है उसके अंदर बात की जा रही है पीएमएमवाई योजना की। तो ये पीएमएमवाई योजना क्या है? इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब होता है कि 2% की छूट दी जाएगी जो भी यहां पर इंटरेस्ट उनके ऊपर लगता है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है कि कैटेगरी में जो डिवाइड किया जाता है 3 कैटेगरी में है यहां पर। तो 3 कैटेगरी कौन कौन सी है? तो यहां पर ये आप लोगों को बताना है 50,000 से नीचे क्या बोलते हैं, 50,000 से लेकर 5 लाख तक के को जो कैटेगरी में आता है उसको क्या बोलते हैं, और नेक्स्ट यहां पर 5 लाख से लेकर 10 लाख तक की जो कैटेगरी में आता है उसको क्या बोलते हैं। तो ये अलग अलग टर्म यहां पर दी गई इस स्कीम के तहत। तो ये टर्म आप लोगों को पता होना चाहिए, एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है और फ्यूचर में भी चांसेस हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है कंट्री के बारे में जिसके द्वारा अभी ज्वाइन करने की बात की जा रही है UNATT यानी कि यूएन आर्म्स ट्रेड ट्रीटी। तो यहां पर ये जो ट्रीटी है इसके द्वारा ज्वाइन करने की बात इसलिए बोली गई
इसलिए क्योंकि यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब के द्वारा बोला गया था कि अगर इन्होंने इसको ज्वाइन नहीं किया तो हम भी इससे बाहर निकल जाएंगे, तो एक तरीके से डर गए तो इन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो इसका नाम आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर पीएम सेवा निधि की फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि इसके तहत यहाँ पर अभी एक एमओयू की बात की गई थी जिसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप लोग बोलते हैं, यानी कि एक तरीके का एग्रीमेंट जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर और स्मॉल इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ये मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं इंप्लीमेंट करने के लिए। तो इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। तो क्विज काफी प्यारा सा छोटा सा क्विज है, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों के लिए बन सकता है, तो आइडिया होना चाहिए। बताइए आंसर, अब आंसर मैच कर नीचे कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर लिखना। तो आंसर देख लेते हैं। यहां पर सबसे पहले बात की जा रही है स्टैटिस्टिक डे के बारे में, तो ये 29 जून को देखने को मिलता है। पीसी महालनोबिस जो हमारी कंट्री के काफी बड़े स्टैटिस्टिशियन थे, जो काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे, तो इनसे रिलेटेड यहां पर ये डे है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 एंड 5 जो है उसके ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है थीम एरिया में। 3 में क्या है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। 5 में क्या है, जेंडर इक्वलिटी। तो ये थीम है, यहां पर इंपॉर्टेंट थीम है, क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि यहां पर कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो रिविजन करते रहिए। रथ यात्रा हिंदू फेस्टिवल यहां पर लॉर्ड जगन्नाथ से रिलेटेड है, पूरी उड़ीसा के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। रिटर्न जो यात्रा होती है इसको बोला जाता है बहुधा यात्रा, ठीक है। तो याद रखिएगा इसके बारे में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में हम लोगों ने बात की थी, जहां पर शिशु लोन में 2% का सबवेंशन दिया जा रहा है 12 महीने के लिए। 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जाता है। शिशु बोलते हैं यहां पर यानी कि छोटा बच्चा जो 50,000 से नीचे है। किशोर यानी कि थोड़ा बड़ा हो गया है, ये 50,000 से लेके 5 लाख तक का है। तरुण यानी कि पूरा यंग हो गया है, ये अलाउ किया जाता है 10 लाख तक का लोन 5 से ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर ये कैटेगरी डिवाइड है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है चाइना के द्वारा ज्वाइन करने की बात की गई है यूएन आर्म्स ट्रेड ट्रीटी को। तो यहां पर यूएसए ने बोला था कि इसको भी ज्वाइन करवाओ वरना हम भी बाहर निकलेंगे। रीजन इसका यही है कि यूएसए जो है आज के में अपने आप को कंपेयर कर रहा है चाइना के साथ में, क्योंकि यूएसए के ऊपर बहुत सारी लगाम लगी हुई है, अलग अलग ट्रीटी का पार्ट है यूएसए। तो ये चाहता है कि चाइना भी उसका पार्ट बने ताकि उनके ऊपर भी लगाम रहे, वरना चाइना अपनी चीजें बढ़ाता रहेगा, यूएसए बढ़ा नहीं पाएगा और यूएसए को प्रॉब्लम होगी, तो यूएसए उससे बाहर निकलने की बात करता है। पास्ट में भी कई सारे ट्रीटी के बारे में हम लोगों ने ऐसा डिस्कस किया था जिससे रसिया के साथ में जो ट्रीटी थी उससे बाहर निकल रहा था यूएसए। तो यही एक फंडा है बेसिकली जो आप लोगों को क्लियर रखना है। पीएम सेवा निधि के बारे में बात की जाती है तो इसको बोलते हैं प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, यानी कि स्ट्रीट वेंडर यानी कि गलियों में जो आप लोगों ने देखा होगा रेडी वाले रहते हैं जो बेसिकली कुछ से कुछ सामान बेचते रहते हैं, तो उनके ऊपर बेसिकली फोकस देने की बात की जा रही है इस स्कीम के थ्रू, ठीक है। तो यह है आप लोगों के सामने क्विज, तो कितने सही हुए आंसर जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। आइए न्यूज है अब आप लोगों के सामने, यहां पर इसके ऊपर नजर डालते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज है, एक एक कर यहां पर देखते हैं। सबसे पहली जो न्यूज आप लोगों के सामने यहां पर निकल कर आ रही है, यहां पर जो बात की जा रही है आरआईसी के बारे में। आरआईसी आप लोगों को ब्रिक का नाम पता होगा, उसको बोलते हैं बीआर, ठीक है। तो जिस तरीके से ब्रिक के बारे में आप लोग जानते हैं, तो अगर ब्रिक के बारे में आप लोगों को फुल फॉर्म बताए तो उसी से रिलेटेड यहां पर ये कंट्री है, ठीक है। तो ब्रिक का क्या नाम है, BRICS, ठीक है। तो ये ब्रिक्स हो गया, तो आज स्टार्टिंग का बी हटा दीजिए और लास्ट का एस हटा दीजिए, तो ये आरआईसी कंट्री है। यहां पर आरआईसी क्या हो गया, यहां पर ब्रिक को सुनिए पहले। ब्रिक तो है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। जब यहां से ब्राजील आ गया और साउथ अफ्रीका हट गया तो कौन रह गया, आरआईसी रह गया। तो आरआईसी में कौन हो गया यहां पर, रसिया, इंडिया और चाइना। तो ये आरआईसी के बारे में बात की जा रही है। तो आरआईसी कंट्री की अभी यहां पर एक मीटिंग देखने को मिली, जो कि ट्राइलेटरल फॉरेन अफेयर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी मीटिंग देखने को मिली। तो हमारी कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर कौन है, ये है जयशंकर साहब। तो जयशंकर साहब के द्वारा हमारी कंट्री की साइड से पार्टिसिपेट किया गया। तो इनके द्वारा जो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देखने को मिली, तो ये 75वीं एनिवर्सरी जो कंक्लूजन अभी देखने को मिला सेकंड वर्ल्ड वॉर का, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर जो थी आप लोगों को पता है 1945 के करीब में आप लोग यहां पर खत्म होती नजर आई थी 1939 से लेकर। तो उसकी जो एनिवर्सरी है 75वीं, उसके सेलिब्रेशन में यहां पर दोनों के द्वारा बात की, तीनों कंट्री के द्वारा बात की गई। तो बेसिकली जो ग्रुप है यहां पर इसको सेफ मिला था 1990s में। 1990s में जब ये ग्रुप बनाया गया तो यहां पर आप लोगों को पता है कि पहले यूएसएसआर हुआ करता था, उसका विघटन हो गया। जब यूएसएसआर का विघटन हुआ तो यूएसएसआर का जो एक तरीके से लौता वारिस बनकर सामने निकल कर आया वो आया रसिया। तो रसिया के द्वारा यहां पर इस पर्टिकुलर जो ग्रुप है जिसको आरआईसी बोल रहे हैं, इसको फॉलो करके चला गया। तो यहां पर ये है येवजेनी, ठीक है। तो येवजेनी प्रिमिकोव, तो ये पर्टिकुलर पर्सनैलिटी थे यहां पर रसिया के अंदर में, जिनके द्वारा आइडिया दिया गया कि हाँ ऐसा कोई ग्रुप होना चाहिए। तो यहां पर इनके द्वारा बेसिकली रशियन पॉलिटिशियन और प्राइम मिनिस्टर भी रहे रसिया के 1989 से 1999 तक का। तो इनके द्वारा ये ग्रुप क्रिएट किया गया था। तो ग्रुप जो है यहां पर बेसिकली किस तरीके से इंडिया, चाइना, रसिया मिलकर काम कर सकते हैं उसके ऊपर फोकस यहां पर दिया गया। पर लेकिन आज के डेट में किस लिए न्यूज में, आज के डेट में इसलिए न्यूज में क्योंकि प्रॉब्लम काफी ज्यादा यहां पर हो गई है।
इंडिया और चाइना के जो एलएसी पर यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों कंट्री आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। तो ये ग्रुप रिसेंटली अभी काफी न्यूज में है। एक तरीके से आप लोग कंपेयर भी कर सकते हैं आरआईसी और क्वाड ग्रुप के बारे में। क्वाड ग्रुप जो है ये भी कई बार डिस्कशन किया जाता है जब यहां पर चाइना को टैकल करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। और टिकटॉक भी जैसे आप लोगों को पता है गायब हो गया, तो ऐसे यहां पर कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में, क्योंकि इंडिया और चाइना की जो आपस में आमने सामने जब से यहां पर झड़प हुई है एलएसी वाले एरिया में और हमारी कंट्री के 20 जवान जो थे वहां पर शहीद हो गए थे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यहां पर उसका इलाज खोजना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या क्या सॉल्यूशन गवर्नमेंट करती है। बस हम लोगों को गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है, क्योंकि कंडीशन ऐसी है यहां पर चाइना के अंदर में कोई डेमोक्रेसी तो है नहीं, वहां पर तो अपनी सारी चीजें अपने हिसाब से की जाती है। तो यहां पर हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है, तो हमको भी कहीं ना कहीं अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो कहीं ना कहीं अपनी कंट्री की यूनिटी और इंटीग्रिटी के साथ में हम लोग को रहना है। तो यहां पर जैसे आप लोगों को पता है आरआईसी यानी कि रसिया, चाइना और इंडिया, तो इंडिया जो है वो एक तरीके से कनेक्टिंग लिंक है आरआईसी और क्वाड के बीच में। क्वाड क्या है? क्वाड यहां पर इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो ग्रुप है बेसिकली क्वाड वाला, ये चाइना को टैकल करने के लिए है। तो इस तरीके से इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो चाइना और इंडिया के बीच में जो टेंशन चल रही है उसको कैसे नॉर्मल करना है, ये काफी बड़ा एक फोकस एरिया है आज की डेट का। नेक्स्ट जो न्यूज है आप लोगों के सामने यहां पर बात की जा रही है 2 टाइम कॉमनवेल्थ गोल्ड विनिंग चैंपियन के बारे में। तो सबसे पहले तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, नाम है इनका के संजीता चानू, ठीक है। तो के संजीता चानू जो है ये कॉमनवेल्थ गोल्ड विनिंग जो बेसिकली प्लेयर हैं, किस फील्ड से रिलेटेड है यहाँ पर? ये वेट लिफ्टर, जो वेट उठाते हैं ना, उनसे रिलेटेड है यहाँ पर। तो इनको अभी यहाँ पर दोषमुक्त किया गया डोपिंग चार्ज, इनके ऊपर डोपिंग चार्ज लगाए गए थे, तो इसके चलते इनको अर्जुन अवार्ड भी दिया गया था 2018 में, तो वो भी यहाँ पर अब ये रिसीव कर पाएंगी, ठीक है। तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। इनका पूरा नाम अगर देखें यहां पर जो के वर्ड यूज किया जाता है ये कुम, ये है यहां पर कुम कचुम, ठीक है। तो यहां पर ये इस तरीके से, हालांकि के याद रख लीजिएगा आप लोग, यहां पर KHUM कुम, KHUMUKCHAM, ठीक है। तो यहां पर ये संगीता चानू, तो यहां पर ये बेसिकली रिलेटेड है कहां से? नॉर्थ ईस्ट से, मणिपुर वाला जो एरिया है, और इनका जो बर्थ हुआ था ये 1994 में इनका बर्थ हुआ था। कॉमनवेल्थ गेम जब यहां पर हुए 2014 में ग्लासगो रशिया के अंदर में, और गोल्ड कोस्ट यहां पर कहां पर है? ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर में 2018 में। तो वहां पर इनके द्वारा 48 और 53 कैटेगरी में यहां पर गोल्ड जीते गए थे। फिर इनके ऊपर डोपिंग के चार्ज लगे, जिसके चलते ये प्रॉब्लम देखने को मिली। तो रिसेंटली अभी ये न्यूज में है। तो क्वेश्चन आप लोगों से बने तो याद रखिएगा कहां से रिलेटेड है यहां पर? ये है मणिपुर से रिलेटेड। तो मणिपुर हमारी कंट्री में एक नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, जो कि नागालैंड, आसाम और मिजोरम, और इंटरनेशनल बॉर्डर है यहां पर म्यांमार, जिसके साथ में टच करता है। ये एरिया आप लोगों को नहीं भूलने हैं। ये एरिया अगर याद रखोगे ना आप लोग, तो कई सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। तो ये जरूर मैप आप लोग लगे याद रखो, खासकर नॉर्थ ईस्ट वाला जो मैप है। इंटरेस्टिंग न्यूज है, थोड़ी सी सुनिएगा तो आप लोगों को कई सारी चीजें यहां पर जानने को मिलेगी कि ऐसी भी सिचुएशन यहां पर होती है, इस तरीके से भी चीजों को काउंट किया जाता है। अभी वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, जिस तरीके से हमारी कंट्री में इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग IMD बोलते हैं, इसी तरीके से यहां पर वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जिसको वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग जानते हैं। तो उसके बारे में बात की जा रही है। उसकी एक कमिटी एक्सपर्ट के द्वारा भी यहां पर यह बताया गया कि नए रिकॉर्ड बने हैं 2 चीजों से रिलेटेड। एक तो लॉन्गेस्ट रिपोर्टेड डिस्टेंस, यानी कि जो लाइट जो यहां पर बेसिकली जलती है, कि जैसे ऐसे नहीं होता कि मौसम जैसे बिजली गरजना जिसको आप लोग बोलते हैं, तो सबसे लंबे जो बेसिकली एरिया में बिजली कहां पर गजरी नहीं गरजी, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट कहां से आप लोगों को देखने को मिली, और इसी के साथ में लंबी ड्यूरेशन में कहां पर देखने को मिली। तो दोनों ही चीजें हैं यहां पर, यानी कि एक तो ऐसा होता है कि यहां से गरजना स्टार्ट हुई और वहां तक पहुंच गई, दूसरा ऐसा है कि एक ही जगह पर काफी देर तक गरजती रही, ठीक है। तो दोनों के बारे में बात की जा रही है। तो जो लॉन्गेस्ट जो डिस्टेंस पर जो गरजी यहां पर, वो ब्राजील, और जो यहां पर लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन के लिए यानी कि काफी देर तक चमकती रही, तो यहां पर ये अर्जेंटीना के लिए। तो ये डेटा यहां पर वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रोवाइड कराया गया है। जो एक सिंगल लाइट फ्लैश है यहां पर, एक स्टेच यहां पर लगभग 700 किलोमीटर का यहां पर अभी देखने को मिला था यहां पर अक्रॉस द ब्राजील। तो इसको बोला गया यहां पर 31 अक्टूबर में यहां पर ये देखने को मिला था, ये लास्ट ईयर। तो ये जो था बेसिकली इसकी डिस्टेंस काफी लंबी थी। बोला जा रहा है कि बोस्टन और वो जो आप लोग बात करें वॉशिंगटन DC USA के अंदर में आप लोग इसको डिस्टेंस को काउंट कर सकते हैं, या फिर लंदन से लेकर बेसल नोम्स का आप लोगों ने बात सुना होगा स्विट्जरलैंड के अंदर, तो यहां तक इसको काउंट कर सकते हैं। यानी कि इतनी लंबी डिस्टेंस तक यहां पर ये बिजली देखने को मिली। नेक्स्ट जो लाइटिंग फ्लैश की बात की जा रही है, जैसे फ्लैश नहीं जलता है मोबाइल में लंबे समय तक जलता रहता है, तो वो अर्जेंटीना में देखने को मिला मार्च 4, 2019 में। तो उसमें बोला गया कि 16.73 सेकंड तक यहां पर ये गरजती रही, यानी कि इतने लंबे समय तक हुआ है कि जलती रही। तो ये लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन रहा जब लाइट यहां पर एक तरीके से चमकी। तो ये जो नए रिकॉर्ड है यहां पर, ये लाइट ब्रस्ट के आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जिसको कई बार मेगा फ्लैशेस के नाम से भी जानते हैं। लाइट ब्रस्ट कोई बोले, मेगा फ्लैशेस बोले, तो ये चीजें एक ही है इसका मतलब, ठीक है। डबल द साइज आप लोगों को ड्यूरेशन की यहां पर देखने को मिलती है।
नॉर्मली अगर नॉर्मली जो होती है उससे काफी लंबा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। तो आइडिया रखिएगा इसके बारे में। यहाँ पर जो यहाँ पर देखिए यहाँ पर डिस्टेंस नाप कर दिखाई गई है कि लगभग 700 किलोमीटर से लंबी यहाँ पर बोला जा रहा है इसको, और यहाँ पर 16 सेकंड से ज्यादा कंटिन्यूअस यहाँ पर ये गरजी। तो आइए इसी के चलते थोड़ा सा जो इन्फॉर्मेशन हम लोग जान लेते हैं यहाँ पर जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है इसके बारे में। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है ये जो स्टेब्लिश किया गया था, ये 1950 में स्टेब्लिश किया गया था, यानी कि 1950। हेडक्वार्टर जनेवा और स्विट्जरलैंड के अंदर में है। पेरेंट यानी कि इसकी पिताश्री जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है यहाँ पर यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। जो ये बेसिकली 70 साल इसको कंप्लीट हो चुके हैं, टोटल मिलाकर 193 इसके मेंबर हैं। तो इंडिया भी यहाँ पर इसका पार्ट है। इसके आज की डेट में सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो उसका नाम पी से बनता है। आप लोग बताइएगा, ये जाकर थोड़ा सर्च कीजिएगा। जब आप लोग कोई चीजें सर्च करने के लिए बोलता हूं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बस वही चीज पर्टिकुलर पॉइंट सर्च करना है और आ जाना है। थोड़ा सा और भी आसपास की चीजों को पढ़ लिया कीजिए ताकि अगर क्वेश्चन बने तो आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन न रहे। नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है ये भी काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मैं बेस्ट क्वेश्चन कई बार आप लोगों के बन जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। बात की जा रही है न्यूजीलैंड के बारे में। आप लोग पहले एरिया को देखिए अपनी कंट्री कंपेयर में, तभी आप लोग कंपेयर कर पाएंगे। अपनी प्यारी कंट्री होगी यहां से अगर न्यूजीलैंड आप लोगों को जाना है तो ऑस्ट्रेलिया को क्रॉस करके ये आप लोगों को न्यूजीलैंड देखने को मिलेगा। तो न्यूजीलैंड जो है ये एक तरीके से आइलैंड कंट्री है, पर लेकिन यहां पर जो स्टडी की जा रही है, अभी बताया जा रहा है बहुत सारा एरिया इसका ऐसा है जो पानी के अंदर सबमर्ज हो चुका है, जिसको इनके द्वारा यहां पर ये बोला गया है। देखिए न्यूजीलैंड ये है यहां पर, और बाकी का जो बेसिकली देखने को मिलेगा ZEALAND, ठीक है। तो जिलैंड IA लगा दिया, जिलैंडिया, ठीक है। तो इसको जिलैंडिया वाला एरिया बोला गया है यहां पर ये। तो इस तरीके से आप लोग कंपेयर कर सकते हैं, अगर जिलैंडिया बोल रहा है तो हाँ न्यूजीलैंड वाला एरिया है। तो यहां पर GNS साइंस ये एक न्यूजीलैंड का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा ये बताया गया है, जो मैप स्टडी की गई तो उनके द्वारा बोला गया कि जिलैंडिया एक टेक्टोनिक प्रोफाइल शेप में हमारी कंट्री में जो बेसिकली स्टेच हुआ करता था, जो आज की डेट में डूब चुका है। ये कब डूबा, तो गोंडवाना जो लैंड हुआ करता था 83 से 79 मिलियन ईयर एगो, बहुत सारा साल पहले, मतलब यानी कि कहने का मतलब ये जब तक तो बोल सकते हैं कि प्रॉपर यहां पर जीव जंतु भी नहीं होंगे पृथ्वी के ऊपर, तो तब की बात की जा रही है। तब यहां पर इनका ये जो बेसिकली एरिया था ये पानी के अंदर यहां पर सबमर्ज हो गया था, तो कंप्लीटली सबमर्ज हो गया यहां पर 23 जो मिलियन ईयर एगो यहां पर, और ये लगभग 93% जो सबमर्ज एरिया है पैसिफिक ओशन के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो एरिया है देखिए आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ये हमारा इंडियन ओशन हो गया, यहां पर ये हो गया साउथ अटलांटिक, ये हो गया नॉर्थ अटलांटिक। अगर देखिए अगर आप लोग इधर जाएंगे तो पैसिफिक ओशन देखने को मिलेगा, तो साउथ आप लोग यहां पर नॉर्थ पैसिफिक और यहां पर साउथ पैसिफिक देखने को मिलेगा। तो ये जब पृथ्वी गोल हो जाती है तो ये साउथ पैसिफिक आप लोग यहां पर पैसिफिक ओशन के अंदर न्यूजीलैंड आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए बोलता हूं कि मैप के ऊपर थोड़ा फोकस जरूर दिया कीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। पॉलिटिकल डिवीजन जो है यहां पर अंडर जिलैंडिया, जो यहां पर इसके बारे में बात की जा रही है, तो न्यूजीलैंड, न्यू कैलेडोनिया, इसी के साथ में नॉर्थफॉल्क जो आइलैंड है, लॉर्ड होव, इसी के साथ में यहां पर जो बेसिकली एलिजाबेथ, और नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है यह है मिडलटन जो रीव। तो इनके बारे में बात की जा रही है जो बेसिकली इसका पॉलिटिकल डिवीजन है। तास्मान सी के बारे में आप लोगों ने देखा होगा, तो उसके चलते इसको यहां पर इसके चलते यहां पर यह तास्मानिटिस के नाम से भी इसको जानते हैं। नेक्स्ट यहां पर ये रियू ए म्यू इज अनदर नाम ऑफ जिलैंडिया। तो जिलैंडिया को अगर आप लोग रियू ए म्यू के नाम से कोई पूछे तो MAUI, ठीक है, तो भी आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार ऐसे भी नाम आप लोगों से पूछ ले जाते हैं। जो ये नाम दिए गए यहां पर, ये दिए गए ब्रू लैंगडिक, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर पर्सनैलिटी थे यहां पर जिनके द्वारा 1995 में ये नाम दिया गया। ओरिजिनल टर्म जो है यहां पर अगर कॉन्टिनेंट के बारे में आप लोग बात करते हैं, जैसे आप लोग देखते हैं कि यहां पर ये अमेरिका कॉन्टिनेंट हो गया, ये एशिया कॉन्टिनेंट हो गया, तो ये एक ऐसा लैंड एरिया होता है जो कि सेपरेट नहीं होता है वाटर से, यानी कि कनेक्ट रहता है कंप्लीटली, तो उसको नॉर्मली आप लोग कॉन्टिनेंट बोलते हैं। कॉन्टिन्यूअस जो एरिया बेसिकली देखने को मिलता है, ठीक है, तो ये होता है कॉन्टिनेंट नॉर्मली, ठीक है। तो यहां पर इसके बारे में भी आप लोगों से ये ज्योग्राफिकल टर्म्स है जो आप लोग बेसिकली कई बार आप लोगों ने अपनी ज्योग्राफी की NCERTs वगैरह में भी देखी होगी। कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं, सी कौन कौन से हैं, स्टेट जो होते हैं बेसिकली जो कट जाते हैं, बेसिकली कई बार आप लोगों ने देखा होगा ये मतलब जैसे हमारी कंट्री का जो एरिया देखोगे आप लोग तो उसको पेनिनसुला बोल देते हैं। पेनिनसुला क्या होता है, जो 3 साइड से पानी से गिरा होता है उसको पेनिनसुला बोल देते हैं। तो ये टर्म है सारी, ये सारी NCERT में बड़ी ही क्लियरली मेंशन की गई है, तो इनको आप लोग जरूर पढ़ा कीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन न देखने को मिले। आगे बढ़ता हूं। अभी हम लोगों ने बात की थी यहां पर वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब हम लोग अपनी कंट्री के ऊपर आगे यहां पर हम लोग बात करेंगे इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में, जिसको IMD बोलते हैं। तो मॉनसून जो कवर कर रही है हमारी कंट्री में 12 डे बिफोर आ गई है नॉर्मल डेट से। नॉर्मल डेट जो होनी चाहिए थी वो दूसरी होनी चाहिए थी, पर अभी यहां पर नॉर्मल डेट से 12 डे बिफोर मॉनसून यहां पर देखने को मिल रहा है। तो अभी यहां पर जो मॉनसून है पूरी कंट्री में बोला जा रहा है कि लगभग 8 के करीब यहां पर, यानी कि 8 जुलाई के करीब यहां पर पूरी कंट्री को मॉनसून कवर कर लेगा। तो फास्टेस्ट यहां पर प्रोग्रेशन यहां पर देखने को मिल रहा है मॉनसून का 2013 में इस तरीके से फास्टेस्ट कवर किया गया था पूरी कंट्री को, जो अब यहां पर सबसे पहले यहां पर मॉनसून देखने को मिल रहा है।
अगर आप लोगों से कोई पूछे कि मानसून देखिए हमारी कंट्री की तरफ को बढ़ता कैसे है, तो सीधा सीधा पर्पज ये है, जैसे आप लोग देखिएगा, अगर आप लोग यहां पर एक तरीके से टेम्परेचर देखिए और प्रेशर का आप लोग देखेंगे कंडीशन यहां पर, तो बेसिकली मान लीजिए आप लोग गुब्बारे में हवा भरिए और फिर उसमें एक छेद कर दीजिए, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर यहां पर आप लोग की जो बेसिकली हवा निकलती हुई नजर आएगी। तो इसी तरीके से यहां पर ये हमारी कंट्री के ऊपर लो प्रेशर आप लोगों को देखने को मिलता है बे ऑफ बंगाल वाले एरिया में। तो इसी के चलते यहां पर हवाएं जो है वो इस ओर को चलने लगती हैं, तो जो मानसून यहां पर हमारी कंट्री के ऊपर आप लोगों को नजर आता है। तो इसी के चलते अभी जो है रिसेंटली थोड़ा जल्दी मानसून यहां पर पहुंच गया है, जो हमारी कंट्री के जो बेसिकली एरिया है, ये अभी रिसेंटली, पहले ऐसा 2013 में देखने को मिला था। तो जो नॉर्मल डेट थी यहां पर, वो बोला जा रहा है कि नॉर्मल डेट थी, जो एक्सट्रीम वेदर जो फिनोमिनन देखने को मिलते हैं। तो नॉर्मली अगर देखिए कई बार एरिया में आप लोगों को नजर आता है हमारी कंट्री में किस टाइम मानसून आ रहा है, और नॉर्मली जो आप लोगों ने मैप देखे होंगे वो दिखाया जाता है कि 1 जून में मानसून आएगा, पर लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट आप लोगों को नजर आता है। ठीक है, अगर अर्ली बात करें यहां पर जो कवरेज मानसून की बात की जाती है एंटायर कंट्री के अंदर में, तो 16 जून से लेके 15 जुलाई नॉर्मली यहां पर देखने को मिलता था। नॉर्मल अराइवल जो डेट है यहां पर लास्ट ईयर की जो बात की जा रही है, तो उसके चलते भी अगर आप लोग देखिए तो 15 जुलाई से थी यहां पर, अब की बार की जो है ये 8 जुलाई के करीब यहां पर देखने को मिल रही है। 1 वीक कम से कम बिफोर यहां पर है, इनके पहले से थोड़ा पहले यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। कई सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर और पहले यहां पर आता है। ठीक है, तो यानी कि अलग अलग एरिया में थोड़ा डिफरेंस आप लोगों को नजर आएगा। बस ये याद रखना कि पहले के कंपेयर में यहां पर मानसून जल्दी आ गया, पर लेकिन ये क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेंगे आईएमडी के बारे में। ठीक है, तो आईएमडी को थोड़ा समझ लेते हैं। इसको बोलते हैं इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, तो हमारी कंट्री का जो इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ये जो फोरकास्ट करता है, भविष्यवाणी करता है कि कैसा मौसम रहने वाला है, बारिश होने वाली है नहीं होने वाली है, वो डिपार्टमेंट है जो कि किस मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंडर में आते हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कंट्री का, ये क्या क्या काम करता है, ये मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन करता है, वेदर फोरकास्टिंग करता है, और सिस्मोलॉजी यानी कि जो अर्थक्वेक वगैरह आते हैं उनके बारे में भी बताता है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। इसी के साथ में ये इंडिया अंटार्कटिका वाले रीजन के बारे में बातें करता है। मुंबई, कोलकाता, नागपुर, पुणे, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। 6 रीजनल जो स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल जो सेंटर हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के, उनमें से एक हमारी कंट्री का भी है ये। ठीक है, यानी कि मैंने बोला नहीं था कि यहां पर इसके साथ में कनेक्ट है, 193 मेंबर है, तो हमारी कंट्री भी यहां पर मेंबर है। आगे अगर बात करें, जो मैंने बताया अभी रेस्पॉन्सिबल है क्या क्या काम करने के लिए, तो मलक्का स्टेट, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और पर्शियन गल्फ। अगर मैप में मैं आप लोगों को दिखाना चाहूं तो बेसिकली यहां पर ये पर्टिकुलर रीजन हो गया, इधर वाला यहां पर ये, इसी के साथ में यहां पर ये वाला रीजन हो गया, और इस पर्टिकुलर रीजन में, तो इस सारे रीजन में फोरकास्ट करता है। तो ऐसा नहीं कि हमारी ही कंट्री के लिए फोरकास्ट करता है, तो दूसरे एरिया के बारे में फोरकास्ट करता है, तो इसलिए कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। यहां पर बात की जा रही है नागालैंड के बारे में। हालांकि हम लोगों ने मॉर्निंग में भी इसके बारे में डिस्कस किया था, पर फिर भी आप लोग थोड़ा सा यहां पर समझ लीजिए। देखिए नागालैंड में आज की डेट में क्या पहले से यहां पर दिक्कत यह है कि एक ग्रेटर नागालैंड बनाने की बात की जाती है। मतलब क्या इसका मतलब, आप लोग यहां पर मैप देखिए तो समझ पाएंगे। नागालैंड कहां पर है मैप में, यह है नागालैंड की एग्जैक्ट लोकेशन। ऊपर हो गया अरुणाचल प्रदेश, नीचे हो गया मणिपुर, बीच में हो गया नागालैंड, और यहां पर हो गया असम। तो 3 तो राज्य हमारे टच करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर, और एक यहां पर जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो है म्यांमार की टच करती है। तो जिस एरिया में भी जो नागालैंड के जो लोग रहते हैं, तो ये नागा लोग रहते हैं, ये बोलते हैं कि वो सारा एरिया इकट्ठा करके एक अलग राज्य बनाया जाए, एक नागालैंड यहां पर प्रॉपर वे में यहां पर आप लोगों को देखने को मिले। तो ये बेसिक पर्पज क्या है कि सबको इकट्ठा करके यहां पर रखा जाए। तो अपनी कंट्री में समझ में आता है कि हाँ अरुणाचल प्रदेश के लोगों को ले लो, मणिपुर के लोगों को ले लो, आसाम के लोगों को ले लो जो नागा लोग हैं, पर लेकिन ये म्यांमार के लोगों को भी लेने की बात करते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके चलते यहां पर इनके साथ में बातें की जाती है, शांति रखने की कोशिश की जाती है, और इससे रिलेटेड आर्टिकल भी है 371A। तो 371A आर्टिकल जो है वो इसके ऊपर फोकस देकर यहां पर चलता है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक स्पेशल प्रोविजन यहां पर प्रोवाइड कराया जाता है इनके लिए। अभी यहां पर जो गवर्नर है RN रवि, उनके द्वारा बोला गया डे बाय डे एडमिनिस्ट्रेशन में यहां पर जो लोकल नागा जो लोग हैं, लीडर हैं, वो काफी ज्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं, जिसके चलते गवर्नमेंट ढंग से काम नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो आर्टिकल 369 के बारे में बात करें, और जो 392 है उसमें बात की जाती है कि बेसिकली देखिए जो यहां पर पार्ट ये 21 है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो उसमें यहां पर जो टाइटल दिया गया है वो टेम्परेरी और ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजन के बारे में बात की जाती है, इन सबसे रिलेटेड। तो आर्टिकल 370 जैसे यहां पर जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात करता था, इसी तरीके से आर्टिकल 371 है, ये 13 अमेंडमेंट के तहत यहां पर 1962 में ये नागालैंड के बारे में बात करता है। तो पार्लियामेंट लेजिस्लेट नहीं कर सकती है पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में, जो लोकल एरिया की जो गवर्नमेंट होती है बेसिकली उनको पावर दी जाती है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर ताकि उसमें इंटरफेयर न करें, लोकल एरिया के अपने हिसाब से लोग यहां पर अपना काम कर सकें, तो इसका ये बेसिक पर्पज रहता है।
नेक्स्ट यहाँ पर एक स्कीम के बारे में बात की जा रही है, इसको बोला जाता है, हालांकि ये पहले डिस्कस कर चुका था पर लेकिन कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाते हैं यहाँ पर, तो इसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन भी आप लोगों का हो जाएगा। प्रधानमंत्री यहाँ पर बात की जा रही है जो इनके द्वारा लॉन्च की गई थी, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना। ठीक है, तो अगर आप लोग उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। स्कीम के बारे में किसके द्वारा लॉन्च की गई है, उत्तर प्रदेश की स्कीम है और लॉन्च कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, तो इसलिए सेंट्रल लेवल पर भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाते हैं। तो आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान के बारे में बात की जा रही है। ये बेसिकली एक अभियान है जिसके तहत यहां पर जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी माइग्रेंट वर्कर आए हैं अलग अलग एरिया से रिटर्न होकर उनको जॉब देने की कोशिश यहां पर की जाएगी। ये प्रोग्राम फोकस करता है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने का, प्रमोट करने का एंटरप्रेन्योरशिप, इसी के साथ में पार्टनरशिप किसी के साथ में, इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ में, ताकि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो सके। इस कैंपेन के तहत 1.25 करोड़ जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने की बात यहां पर की जा रही है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। कैंपेन जो है यहां पर 31 डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्टेट के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। विलेज और अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट जो है यहां पर ये ज्वाइन कर रहे हैं यहां पर अलग अलग तरीके से, जैसे कॉमन सर्विस सेंटर हो गए, कृषि जो विज्ञान केंद्र हो गए, उनके थ्रू भी यहां पर लोगों के साथ में कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर ये काफी न्यूज में है। तो ये था आज का हमारा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो इसके बारे में आइडिया रखिएगा। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में जाना, नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर क्विज देखा और उसके बारे में यहाँ पर जो आंसर था वो सब चीजें जानी। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर जो बात की वो RIC के बारे में जाना, डिटेल में क्या क्या है, क्या कंडीशन है, ब्रिक को भी थोड़ा सा देखा, एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में जाना जिनको अभी यहाँ पर हमारी कंट्री में जो प्रतिबंध लगे होते कई सारे उनको हटाने की बात की जा रही है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा क्या क्या बोला जा रहा है और क्या क्या चीजें हैं वो समझी। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों ने जीलैंडिया के बारे में जाना, तो ये एक इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है। इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है मॉनसून के बारे में, तो ये कैसे कैसे होने वाला है और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या है उसके बारे में समझा। नागालैंड उससे रिलेटेड कुछ बातें जानी, कुछ आर्टिकल्स हैं वो भी आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, और एक स्कीम के बारे में जाना जो कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, तो योगी जी और मोदी जी की स्कीम आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, आइए अब आज का क्विज देख लेते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म के बारे में हम लोगों ने बात की, इसकी थीम आप लोगों को बतानी है, RIC की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। इसी के साथ में यहाँ पर एक पर्सनैलिटी जिनको अर्जुन अवार्ड देने की बात की जा रही है 2018 का, जिनको दोस्त मुक्त किया गया अभी डोपिंग चार्जेस से, उनका नाम आप लोगों को बताना है जो कि वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों को यह बताना है कि अभी रिसेंटली हम लोगों ने बात की कि सबसे ज्यादा लंबे समय तक और सबसे जो बेसिकली डिस्टेंस तक लाइट देखने को मिली, तो कहां पर देखने को मिली और किसके द्वारा ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है, ये आप लोगों को बताना है। इसका तो आंसर ही हो गया आप लोगों के सामने। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर आर्टिकल 371, ये कब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, 13 जो यहाँ पर कब किया गया यहाँ पर ये आप लोगों को बताना है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो इनके द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, तो उसका नाम आप लोगों को बताना है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। सारी PDF यहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा। फीडबैक का मतलब है अगर लेक्चर पसंद नहीं आता तो डिसलाइक करके जाइएगा और कमेंट बॉक्स में बताना डिसलाइक क्यों किया, ताकि इंप्रूव किया जा सके। पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों तक भी चीजें पहुंचाई जा सके। तो ये है आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, जो डेज की जो वीडियो है या तो वो भी आप लोगों की आ जाएगी जल्दी, जो जून के महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं और जो उनकी थीम्स हैं, अगर चाहिए तो बता दीजिएगा, उसको भी प्रोवाइड करा दूंगा ताकि एक जगह इकट्ठा हो जाए, आप लोगों का रिवीजन होता रहे। ठीक है, तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।